आपने कहा कि आप अपनी कम्युनिटी से पहले हैं, तो आपने कैसे तैयारी की और आप मतलब कैसे आपके मन में आया कि मुझे ऑफिसर ही बनना है? देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी एक मूवी आई थी 12th पास। अच्छा, हाँ। तो मैं आपको बताऊं कि इट वाज वेरी क्लोज टू माय स्टोरी आल्सो। आप शुरू से ही पढ़ाकू थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा आई एम बैक नहीं, ऐसा तो सब लोग बोलते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं सच में लेकिन बिना पढ़े तो मतलब मैं आपको एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आई वाज अ बैक बेंचर एंड आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। लेकिन भाई ये सभी बोलते हैं। दैट इज ट्रू। नहीं ऐसा है। आप लोग जो छापेमारी करते हैं, हाँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, कैसे तैयारी करते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि सर्च एक्चुअली रेड हम लोग वर्ड यूज करते नहीं है। ऑफिशियली वी डोंट यूज रेड वर्ड। एक्ट में भी सर्च वर्ड लिखा गया अंडर सेक्शन 67 ऑफ CGST। हम लोग सर्च कंडक्ट करते हैं। अभी तक आपने कितने छापे मारे हैं? गिनने में तो आई थिंक मोर देन 10 तो होंगे। अच्छा, मोर देन 10 प्लस होगा। एग्जैक्टली तो मुझे याद करना पड़ेगा, बट 10 प्लस है। अक्सर ये आरोप भी लगते रहते हैं कि एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब कि अगर कोई आपके अगेंस्ट है या फिर किसी को परेशान करना है तो क्या ये जानबूझ करके कराया जाता है? देखिए, मेरा जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है फील्ड में, अभी तक मेरे को कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई सर्च हमने कंडक्ट नहीं की जिसमें पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमने सर्च कंडक्ट की। जब आप लोग छापा मारने जाते हैं तब गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरा पावर दिया जाता है? हाँ, आप फ्री हैंड होते हैं? फ्री हैंड मतलब आप अपना काम करिए, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको जो चीज़ें चाहिए वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सर्च वारंट आपके साथ होता है, बट हरासमेंट नहीं करना है। अच्छा, मतलब आपको ये नहीं है कि मारपीट नहीं करनी है। दैट इज़ नॉट समथिंग आपको करना है। धमकी मिलती है? धमकी भी मिलती है, मतलब होता ही है ऐसे। समटाइम्स इफ यू कुछ हाईली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस या हाईली कुछ हाई जो बिजनेसमैन हैं जो काफ़ी कनेक्टेड हैं, किसी के पास ब्लैक मनी है, आप लोग छापेमारी करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा तो हुआ होगा कि खरीदने की भी कोशिश की गई होगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इट्स अ रेवेन्यू सर्विसेज, तो रेवेन्यू इन्वॉल्व रहता है, काफ़ी हाई अमाउंट इन्वॉल्व रहता है। तो देयर आर इंसिडेंट्स जिसमें लोग बोलते हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। जब एक कड़क IRS ऑफिसर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि अब उसके सारे काले चिट्ठे, काले कारनामे, काले धन और टैक्स चोरी की पोल पट्टी खुलने वाली है। आज हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में एक ऐसे ही कड़क IRS ऑफिसर मौजूद हैं। आप डिप्टी कमिश्नर हैं और इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले अतुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए बातचीत के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि एक कड़क IRS ऑफिसर जब किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। इसके बारे में आप बताइएगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में ज़रा बताइए कि आप किस बैच के हैं और कैसे आपने ये सब कुछ पूरा किया। देखिए, पहले तो आई एम रियली थैंकफुल। इट्स माय प्रिविलेज दैट यू इनवाइटेड मी हियर। मैं काफ़ी खुशी है मुझे यहाँ आके और आपसे इंटरेक्ट करके मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरा नाम है अतुल चौधरी। मैं 2018 बैच का IRS ऑफिसर हूँ। प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड एज डेप्यूटी कमिश्नर इन GST एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, मेरठ। मैं जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूँ। वहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट है सांबा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है उसका बिलोंग करता हूँ, उससे हूँ। और कंपेरेटिवली इट्स अ वेरी बैकवर्ड कम्युनिटी। एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, सोशो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से इट्स अ वेरी बैकवर्ड कम्युनिटी। स्टिल देयर इज़ वेरी हाई स्कोप फॉर डेवलपमेंट एंड टू कम इन द मेन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। मेरा सिलेक्शन 2018 में हुआ था और मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट का पहला सिविल सर्वेंट हूँ जिसका सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। और उसके बाद अभी तक कोई है नहीं मेरी डिस्ट्रिक्ट से जिसका सिलेक्शन हुआ है। ऑल्दो वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि उस डिस्ट्रिक्ट से या उस कम्युनिटी से और भी लोग आएँ। हम लोगों ने काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ से भी मैं कनेक्ट कर पाता हूँ बच्चों से जो भी। एंड द गुड पार्ट इज़ देयर लॉट ऑफ पीपल
फ्रॉम माई कम्युनिटी एंड फ्रॉम माई डिस्ट्रिक्ट जो आ रहे हैं अभी दिल्ली में या कोचिंग सेंटर्स में सिविल सर्विसेज अवेयरनेस को लेके, नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज बट देर आर लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स ऑल्सो जिसमें दे आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट एंड गेट सक्सेसफुल। आपने कहा कि आप अपने कम्युनिटी से पहले हैं, तो आपने कैसे तैयारी की और आप मतलब कैसे आपके मन में आया कि मुझे ऑफिसर ही बनना है? देखिए इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी एक मूवी आई थी 12th पास। अच्छा, हाँ। तो मैं आपको बताऊं कि इट वाज वेरी क्लोज टू माय स्टोरी आल्सो। अच्छा, हाउ इट मैं आपको बताता हूं कैसे। मेरी ग्रेजुएशन हो रही थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी GCET जम्मू से, अच्छा, विच इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बीटेक डिग्री। वहाँ एक मेरे सीनियर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट टू टेक हिज नेम, बट he got selected in these state services and get selected in Kashmir police services. तो वहाँ से I got inspiration कि अगर इनका हो सकता है तो ये है क्या, let me explore. उससे पहले I was in my 7th semester, last year of my college. उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि सिविल सर्विसेज क्या होता है, इसको किस तरीके से दिया जाता है। एक बोलते हैं ना, इंसान अपने ही केज में रह के सोचता है, तो अपने ही केज में रह के सोचता है। तो मैं भी उस तरीके से ही सोच रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं UPSC में आ सकता हूँ या स्टेट सर्विसेज में आ सकता हूँ। बट व्हेन वन ऑफ माय सीनियर गेट सेलेक्टेड इन JKPSC, जिसमें वो कश्मीर पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में गए, नाउ ही इज़ DSP, देन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि ये क्या हो सकता है। मैंने उनसे फेसबुक पे बात की, मैंने कहा सर आप बताइए, क्योंकि पहले भी मैं उनसे कॉलेज के टाइम 1-2 बार बात कर चुका था। एंड आई थॉट कि उनकी पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी सेम है, वी आर ऑफ सेम लेवल, देन इफ ही कैन डू इट व्हाई कैन नॉट आई। सो मैंने उनसे फेसबुक पे बात की, मैंने पूछा उनसे कि सर मैं कौन सी बुक्स पढ़ूँ। देन आई एक्सप्लोर इन यूट्यूब कौन से अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं। तो वहाँ साल की बात है, ये है 2015-16 की बात। अच्छा, ठीक है। तब उनका सिलेक्शन हुआ और आई वॉज इन हॉस्टल, और हॉस्टल में आ गया कि सर जो सीनियर है हमारे वो DSP बन गए। तो इट वाज लाइक कि यार इतनी बड़ी चीज़ क्या है ये, कि सब बात कर रहे हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। और अभी अचानक से एक रिजल्ट आया, पूरा हॉस्टल उनकी बात कर रहा है, उनके बोल रहे हैं अरे हम तो उनसे मिले थे, ही इज़ नाउ DSP। तो मेरा इंटरेस्ट बना, मैंने कहा मुझे भी देना ये एग्ज़ाम। तो देन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। फिर मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में मैंने कोचिंग की। कहाँ? 10 महीने वाजीराम एंड रवि एक कोचिंग सेंटर है, अच्छा, वहाँ से मैंने 10 महीने कोचिंग की थी। कोचिंग करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, बट मेरा मेंस की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सब चीज़ें क्लियर की, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एंड आई गॉट सेलेक्टेड, और मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिली। आपकी फैमिली को इस बारे में पता था कि आप ये करना चाह रहे हैं, या फिर आप मतलब शुरू से ही आपका टारगेट क्लियर था कि मुझे ये करना है, या फिर जो आपने स्टोरी बताई उसके बाद आपने ये डिसाइड किया? जब मैं अपने कॉलेज में था, कॉलेज के लास्ट ईयर में, विच इज़ 7th सेमेस्टर इन द इंजीनियरिंग, तब मुझे इनकी स्टोरी के बारे में पता चला कि ये DSP बन गए हैं। अच्छा, तब आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि होता क्या है। उससे पहले आई वॉज नॉट अवेयर UPSC होता क्या है, इवन आई वॉज नॉट अवेयर कि UPSC की फुल फॉर्म क्या होती है। अच्छा, तो मैंने तब एक्सप्लोर किया, इंटरनेट की हेल्प से और यूट्यूब की हेल्प से मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो उसके बीच ही मैंने घर वालों को बोला कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। अच्छा, एंड दे वर वेरी सपोर्टिव, देना ठीक है आप दो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली कि आप BTech कर रहे हैं, वो छोड़ के आप एक अलग ही फील्ड में आ रहे हैं। क्योंकि आई वॉज 11th-12th में भी मेरे पास PCM था, मैथ था, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी आप BTech कर रहे हो, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ पे आपके टोटली डिफरेंट एग्जाम हो जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी इट वाज वेरी शॉकिंग कि तू बिल्कुल ही फील्ड चेंज कर रहा है, बट इट वाज अ टफ डिसीजन। बट मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है। एंड द मोटिवेशन वाज कि एक ऐसा ही एग्जाम है कि सब इतना एक्सपायर हो गए, कि सब एक मतलब बात कर रहे हैं कि ये क्लियर हो गया, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू इट। उसके बाद जब मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और मुझे लगा कि अच्छा देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन इट, जिसमें आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो, जिसमें आप अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकते हो, ओवरऑल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। देन आई थॉट कि नो, इट्स अ गुड एग्जाम, आई शुड टेक इट। और फिर मैंने किया, मैंने कहा लेट्स। आपके फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट किया? फर्स्ट अटेम्प्ट जब नहीं निकला, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, बट मॉम से बात हुई, पापा से बात हुई, तो दे वर सेइंग तुम लगे रहो, कोई इशू नहीं है। सपोर्ट किया उन्होंने प्रॉपर अच्छे तरीके से। आप शुरू से ही पढ़ाकू थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा आई एम बैक नहीं, ऐसा तो सब लोग बोलते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सच में, लेकिन बिना पढ़े तो मतलब मुश्किल होता है। मैं आपको एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आई वाज अ बैक बेंचर एंड आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। लेकिन भाई ये सभी बोलते हैं। दैट इज ट्रू। नहीं ऐसा है, बट होता क्या है ना, लेट मी, देखिए टैलेंट
मैं थोड़ा शरारती भी था। मेरा बिलीव है कि अगर आप शरारती हो और आप कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसको आप बेवकूफ बना रहे हो, तो दिमाग तो आप में भी है ना, चाहे शरारती हो, शरारत में भी तो दिमाग चाहिए। तो उसमें अगर आप 1-2 साल अपने लाइफ के अच्छे से किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में दे दें, तो देर इज नथिंग लाइक कि कोई इंटेलिजेंट है, कोई नालायक है, या किसी को पढ़ना नहीं आ रहा। इट्स जस्ट कि आपका इंटरेस्ट उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है कि मैं इंटरव्यू देखता हूँ, या कई बार लोग मेरे से पूछते हैं आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मैंने कि ऐसा नहीं होता है कि आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद जो 14 घंटे आप कुछ नहीं कर रहे। जब आप यूपीएससी लेवल के एग्जाम या कोई भी एग्जाम है जो कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी हाई लेवल का एग्जाम है, तो आप पूरा अपना दिन जो है उसी के हिसाब से ही प्लान करते हो। इट्स नथिंग लाइक आपने 12 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे आप मस्ती कर रहे हो। दैट इज नॉट हाउ इट इज। आपको अपना 24 आवर पूरा प्लान ही यूपीएससी के हिसाब से करना है, और आपको 1-2 साल देने हैं, मैक्स टू मैक्स 2-3 साल देने हैं, दैट्स इट। उसके बाद इट्स अ वेरी ईजी एग्जाम। ईजी एग्जाम इन सेंस कि आपका सिलेबस हार्ड नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हो कि समझ नहीं आ रही। द ओनली बैड थिंग इज कि इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है, पीपल आर गिविंग, 10 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं, एंड सीट्स आर जस्ट 800-900। उसकी वजह से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, अदरवाइज सिलेबस इज नॉट दैट हार्ड। तो किया है और दिया और हो गया। लकीली आई फील आई एम वेरी लकी ऑल्सो कि थे उस दिन, लक था तो हो गया। लेकिन वो तो आपके बड़कपन है, इसमें मेहनत तो लगती है, मेहनत तो है, कोई तरह नहीं है। हाँ, मेहनत और है। दूसरी बात यह है कि आपने जैसे पहले ही जिक्र किया कि आप अपने कम्युनिटी से पहले ये शख्स थे, अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो, हाँ, वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपनी कम्युनिटी से। हाँ। तो जब आपने ये मतलब एग्जाम निकाला, जब आप ऑफिसर बने, तो क्या रिएक्शन था? मतलब किस तरीके का माहौल था घर में? कैसा? एक्चुअली आई वाज नॉट अवेयर कि इतना कुछ होगा। जब मेरा एग्जाम निकला, इट वाज 27 अप्रैल 2018 जब रिजल्ट आया था, तो मेरी सिस्टर ने बोला तू घर आ जा। अच्छा। तो मैंने कहा क्या करेंगे? उस वक्त यही दिल्ली मैं दिल्ली में था, दिल्ली में आई वाज प्रिपेयरिंग अपने रूम में। तो मैंने कहा क्या करेंगे घर आके? बोला नहीं तू घर आ जा। और उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरी सिस्टर ने मुझे फ्लाइट की टिकट करके दी। अच्छा। उससे पहले मैं कभी फ्लाइट में बैठा नहीं था। अच्छा। तो मैं फ्लाइट से बैठ के आया, और जम्मू एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा तो वहाँ पे लोग थे मेरा स्वागत करने के लिए। तो इट वाज वेरी सररियल फीलिंग कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या? कल तो मैं कोई पूछ नहीं रहा था, आज क्या हो गया? और लॉट ऑफ पीपल वर देयर। और जब मैं एयरपोर्ट से घर तक जा रहा था तो 10-12 गाड़ियाँ थी। तो इट वाज लाइक कि क्या हो रहा है इतना, मतलब मुझे उस टाइम लग रहा था कि क्या एग्जाम ही है, इट्स नॉट। बट आफ्टर सम टाइम्स मुझे रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, समथिंग हैज हैपेंड। वो जो होता है ना, सिंकिंग होना स्टार्ट हो जाता है, फीलिंग कि नहीं कुछ हो गया है, कुछ आपने अचीव हो गया। क्योंकि आप तो कल तो आप नॉर्मली प्रिपेयर कर रहे थे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, आज आपका रिजल्ट आ गया और आप सब आपकी बातें कर रहे हैं। तो इट वाज समथिंग डिफरेंट, बट अच्छा एक्सपीरियंस है, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। जब आप यहाँ पे थे तब आपके दिन की शुरुआत कैसे होती थी? किस तरीके से आप मतलब पढ़ाई करते थे? ऐसा क्या होता था कि मैं सुबह, मैं मॉर्निंग तो उठने वाला हूँ नहीं, मैं रात को पढ़ता था। अच्छा। दिन में लेट उठता था। तो जैसे मैं 1-2 बजे उठा, उसके बाद लंच किया, लंच के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और पढ़ने के बाद फिर 5-10 मिनट का फिर से ब्रेक ले लिया। फिर आप डिनर कर रहे हो, उसमें आधे 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। एक्चुअली डिपेंड्स कि आपका एग्जाम कितना दूर है। अगर एग्जाम काफ़ी पास में है तो जब आप लंच या डिनर भी कर रहे हो, उस टाइम जो आप आधा घंटा दे रहे हो, उसमें भी आप कोई वीडियो देख लेते हो करंट अफेयर से रिलेटेड, या कुछ अभी जो चल रहा है उससे रिलेटेड, जो एग्जाम में आपकी हेल्प करता है। बट अगर एग्जाम 1 साल दूर है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कुछ मूवी देख लिए, एपिसोड्स देख लिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड कि, बट अगेन इट्स नॉट अबाउट कि आपको 10 घंटे देने हैं, 12 घंटे देने हैं। इट्स अबाउट आपका जो 24 आवर है, दैट हैज टू बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली। इट्स नथिंग लाइक आपने 15 घंटे पढ़ लिया, 16 घंटे पढ़ लिया, बाकी छोड़ दिया। पूरा दिन आपका उसी के हिसाब से प्लान है, जिसमें आप 7-8 घंटे सो भी सकते हो, आप 1-2 घंटे आप मूवी भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब एग्जाम पास आ रहा है तो वो आप कम कर रहे हो, वो आप चीज़ें और ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हो, और आप मोर फोकस हो रहे हो एग्जाम की तरफ। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? पहली मेरी पोस्टिंग नोएडा में थी। अच्छा, ये पहली पोस्टिंग? हाँ, फर्स्ट पोस्टिंग वॉज इन नोएडा। मैं 2 साल नोएडा में रहा। अच्छा। अभी मैं पिछले 1 साल से मेरठ में पोस्टेड हूँ। अच्छा जी। एक IRS ऑफिसर के दिन की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, नॉर्मली तो IRS ऑफिसर की पोस्टिंग्स पे डिपेंड करता है। अगर आप
नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग में हैं, जैसे डिवीजन ऑफिस होता है, तो आपका टाइमिंग 10 to 6 रहता है। बट अगर आप इन्वेस्टिगेशन विंग में हैं, जिसको एंटी इवेजन या प्रिवेंटिव बोला जाता है, तो फिर टाइमिंग का है सच कोई रोल है नहीं, क्योंकि उसमें आपको सर्चिस पे जाना है, आपको रेड कंडक्ट करनी है, आपको अलग अलग काम करने हैं। तो अगर आप डिवीजन में हैं तो नॉर्मली द टाइमिंग इज फ्रॉम 10 to 6, बट और वो भी डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा काम है तो आप लॉन्ग भी स्टे कर सकते हो। बट अगर आप इन्वेस्टिगेशन विंग में हो, एंटी इवेजन में हो या प्रिवेंटिव में हो, तो फिर आपको डे एंड नाइट का कोई हिसाब है नहीं। आप अगर किसी सर्च पे जा रहे हो तो आपको शायद रात को वहाँ रुकना भी पड़ जाए, और अगर आप कोई ऐसी सर्च कंडक्ट की है 2-3 दिन वहाँ रुकना पड़ जाए, तो इट कैन डिपेंड अपॉन हाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। एज एन IRS ऑफिसर यू हैव डिफरेंट रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, प्रिवेंटिव रोल है, ऑडिट रोल है। तो ऑडिट कर रहे हैं तो आपको ऑडिट के टाइम किस तरीके से कंडक्ट करना है अपने चीज़ों को, तो डिपेंड्स अपॉन दी पोस्टिंग। अच्छा, ये बताइए सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पूरे पॉडकास्ट का, हाँ। आप लोग जो छापेमारी करते हैं, हाँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, कैसे तैयारी करते हैं आप लोग? देखिए ऐसा है कि सर्च एक्चुअली रेड हम लोग वर्ड यूज करते नहीं है, ऑफिशियली वी डोंट यूज रेड वर्ड। एक्ट में भी सर्च वर्ड लिखा गया अंडर सेक्शन 67 ऑफ CGST, हम लोग सर्च कंडक्ट करते हैं। अच्छा, तो सर्च में आप जब सर्च कोई भी आप प्लान करते हैं तो उसका पहला ही सोर्स ये होता है कि आ कहाँ से रहा है। सर्च प्लान जो कर रहे हैं, इट कैन बी इंफॉर्मेशन बेस्ड, कोई इन्फॉर्मर है आपका, उसने इन्फॉर्मेशन दी है, या इट कैन बी डाटा बेस्ड, जो रिटर्न फाइलिंग हो रही है, टैक्स पे रिटर्न फाइल कर रहा है, उसके बेसिस पे आपको लग रहा है कोई डिस्क्रिपेंसी है या कोई इशू है, बड़ा इशू है, उसके बेसिस पे आप सर्च कंडक्ट कर रहे हो। तो मोर जो इंटरेस्टिंग होता है, जो मेरे साथ हुआ है, मेरा इन्फॉर्मर बेस थोड़ा बेटर है आई थिंक। अच्छा, आप लोग इन्फॉर्मर भी रखते हैं? इन्फॉर्मर्स भी रहते हैं। अच्छा, तो मेरी जो पहली सर्च थी वो इन्फॉर्मर बेस्ड ही सर्च थी। अच्छा, इट वाज इन नोएडा ओनली, और एक बिल्डर था, नाम किसी का नहीं लूंगा, आई एम सॉरी, मैं नहीं ले सकता नाम। तो उनके वहाँ हमने सर्च कंडक्ट की थी, एंड द बेसिक थिंग वाज कि जो स्क्रैप निकाला जा रहा है बिल्डर से, वो बिना GST की पेमेंट के निकाला जा रहा है। अच्छा, जो इन्फॉर्मर था वो आया था, मिला था मेरे से, उसने बताया था कि प्रीमाइसिस पे कितने गेट्स हैं, 4 गेट्स हैं, चारों से मूवमेंट हो सकती है। उसमें एक जो वेटिंग मशीन होती है, वेट करती है ट्रक्स का, वो कहाँ किस गेट पे लगी है, उसमें स्लिप्स होंगी, तो मतलब प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो हम लोग फिर रैकी करवाते हैं। अच्छा, रैकी आप अपने स्टाफ में किसी से करवा सकते हैं। कि रैकी में क्या होता है बेसिकली कि आप प्रीमाइसिस को देख रहे हो कि कहाँ से एंट्री एग्जिस्ट पॉइंट कितने हैं, आप एंट्री कहाँ से कर सकते हो, मेन अकाउंट ऑफिस कहाँ पे है, मेन डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे होंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग पेपर वर्क, एक मतलब ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं या फिर जिसको रैकी बोला जाता है, हाँ, सर्च से पहले। अच्छा, ताकि हम जब सर्च करें तो तब डिफिकल्टी ना हो। ये ना हो ना हम किसी एक गेट से निकल के बाकी दूसरे गेट से एग्जिट करके, तो वो प्लान फेल हो जाएगा ना हमारा। तो ये सब एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। उसके बेसिस पे फिर हम लोगों को सर्च वारंट इशू होता है, जो ज्वाइंट कमिश्नर करते हैं। सर्च वारंट इशू जो फाइल मूव करती है, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि केस नहीं बन सकता, तो सर्च वारंट इशू नहीं होगा। तो ये जब सर्च वारंट इशू होता है तो आप लोगों को ये बताना होता है कि यहाँ पे करना है? हाँ, प्रॉपर एड्रेस। तो क्या इसमें इशू कराने में भी कोई दिक्कत आती है, जैसे कि कोई बड़ा नाम है, कोई बड़ी मछली है? वो देखिए, अगर आपका अच्छा केस है तो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई दिक्कत आई नहीं है। अगर कोई बड़ा भी नाम है या कोई बड़ा इशू हो सकता है, अगर केस है तो हम करते हैं। तो हैज सच कोई इशू आता नहीं है। बट केस स्ट्रांग होना चाहिए, कुछ लगना चाहिए, एविडेंस वहाँ मिलेगा, और हम लोग वहाँ जाके टैक्स इवेजन पकड़ सकते हैं, और वहाँ डिपॉजिट भी होगा टैक्स। तो नॉर्मली जब ये सब चीज़ें फाइल पे की जाती हैं, तो कंसर्न इसकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। इन्फॉर्मेशन लीक का भी काफ़ी इशू रहता है, तो इसलिए कॉन्फिडेंशियली मूव करनी पड़ती हैं फाइल्स। जब सर्च वारंट होता है, मेरी जो मैं अपनी पहली सर्च की बात बता रहा हूँ, उसमें जब मुझे सर्च वारंट मिला फाइल पे, देन देयर वाज ओनली 1 इंस्पेक्टर जिसको पता था कि सर्च होने वाली है। 3 बजे दोपहर को मैंने 3-4 गाड़ियाँ तैयार करवाई, सबको स्टाफ को बिठाया, और अपनी गाड़ी सबसे आगे रखी। मैंने बस उनको बोला पीछे पीछे आते रहो। तो हम लोग प्रीमाइसिस पे गए। वहाँ पे इवन फॉर दी ऑफिसर्स ऑल्सो इट वॉज ए सरप्राइज कि क्या होने वाला है, क्या सर्च होने वाली है, क्या नहीं। रास्ते में हमने उनको बताया कि हम इस तरीके से सर्च कंडक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ जाके हम लोगों ने प्रीमाइसिस पे अकाउंट ऑफिस और जो वेटिंग मशीन थी उसको सीज कर लिया, और फिर हमने पूरा स्क्रूटनी करना स्टार्ट किया। काफ़ी डिस्क्रिपेंसी मिली, और ऑन स्पॉट हमने अच्छा अमाउंट डिपॉजिट भी करवा ली।
और केस चला, फिर उसमें नोटिस इशू हुआ, एडजुडिकेशन हुआ। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड रहती है, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं, एक नई फिल्म भी आई थी, वहां पे जाने के बाद सारे कनेक्शंस हटा दिए जाते हैं, सारे दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं, किसी को किसी से बात करने की परमिशन नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप जब जाते हैं तो आप सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, फोन है, लैपटॉप्स हैं, जिससे आउटसाइड कम्युनिकेशन हो सके, वो आप पहले ले लेते हैं, ताकि कोई मतलब आप जो सर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा नहीं है, कोई हरासमेंट नहीं किया जाता। जब आप जाते हो, आपको सर्च वारंट दिखाया जाता है, आप अपनी आईडी दिखाते हो कि हम लोग इस डिपार्टमेंट से आए हैं, हम लोगों को सर्च कंडक्ट करनी है पीसफुल मैनर। हम तो चाहते हैं पीसफुली मैनर में सब चीज़ें हो जाए, बस आउटसाइड कम्युनिकेशन ना हो और कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। तो इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें रख लेते हैं अपने पास, और जब चीज़ें हो जाती हैं, सर्च हो जाती हैं, अगर एज ए एविडेंस हमें वो लैपटॉप या फ़ोन चाहिए तो हम सीज करते हैं, अदरवाइज वापस कर देते हैं। कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है? देखिए, एक केस में हुआ था, देयर वाज अ लोकल पॉलिटिशियन, इनका इन्वॉल्वमेंट आ गया था, बट हमें उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। हमने जो प्रोसीजर फॉलो करना था प्रोसीजर फॉलो किया। जो डिस्क्रिपेंसी मिली वो हमने उनको नोटिस इशू किया और बाद में एडजुडिकेशन हुआ। तो ऐसा है ना कि जो हमारी वर्क प्रोफाइल है उसमें वी डील विद बिजनेसमैन या बिजनेसेस जो होते हैं, तो दे आर वेल कनेक्टेड। तो जब ऐसा कुछ इशू होता है तो दे ट्राई टू यूज देयर कनेक्शंस, तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो होता है, कई बार ऐसा होता भी है, प्रॉब्लम्स भी आती है, बट जब कोई चीज़ है जिसमें डिस्क्रिपेंसी है, इश्यूज हैं, तो लेकिन ये बताइए, अक्सर ये आरोप भी लगते रहते हैं कि एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब कि अगर कोई आपके अगेंस्ट है या फिर किसी को परेशान करना है तो क्या ये जानबूझ करके कराया जाता है? देखिए, मेरा जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है फील्ड में, अभी तक मेरे को कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई सर्च हमने कंडक्ट नहीं की जिसमें पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमने सर्च कंडक्ट की हो। अभी तक आपने कितने छापे मारे हैं? देखिए, गिनने में तो आई थिंक मोर देन 10 तो होंगे। अच्छा, मोर देन 10 प्लस होगा। एग्जैक्टली तो मुझे याद करना पड़ेगा, बट 10 प्लस है, क्योंकि आई वॉज बीच में मुझे एडिशनल बरेली का भी चार्ज मिला था, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने सर्च कंडक्ट की थी। इवन इन नोएडा, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, इन एरियाज पे भी हम लोगों ने काफ़ी सर्च कंडक्ट की थी। तो मोर देन 10 होगा। एक तो होता है कि किसी इन्फॉर्मर ने आपको बताया कि यहाँ पे भैया कुछ मामला, मतलब काले धन का मामला है। हाँ। और दूसरा, क्या आप लोग भी किसी के ऊपर अगर शक होता है तो आप लोग भी उसके पीछे लगाते हैं कि भैया इसकी थोड़ी रेकी करो, जानो परखो क्या है? बिल्कुल होता है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बुलंदशहर की एक यूनिट थी, उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले जा रहे हैं जिसमें ड्यूटी बनती है, बट दे आर नॉट पेइंग द ड्यूटी। अच्छा। तो हम लोगों ने उनकी रेकी करवाई थी। 15-20 दिन हम लोगों ने वहाँ पे अपने ऑफिसर्स को डिप्यूट किया था। रैकी में आप अनऑफिशियली रैकी करते हैं, आप सामने नहीं आते हैं। तो उस तरीके से हम लोगों ने करवाया, और जब दिखा कि एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ निकाली जा रही है जिसमें ड्यूटी बनती है, बट दे आर नॉट पेइंग द ड्यूटी। तो उस तरीके से हम लोगों ने ट्रक मूवमेंट ट्रेस किया, ट्रक के नंबर नोटिस किए, क्या है नोट किया, सब चीज़ें की। उसमें ईवे बिल की ज़रूरत होती है, तो ट्रक जो निकल रहा है उसी का ईवे बिल मैच होना चाहिए। ये सब हम लोगों ने इनफॉर्मली नोट कर लिया। फिर सर्च कंडक्ट की गई वहाँ। तो वहाँ पे जब सर्च कंडक्ट की गई तो उन ट्रक के जब ईवे बिल मांगे गए, उनके पास थे नहीं। और वो एक्चुअली कर क्या रहे थे, वो चीज़ निकाल रहे थे पनीर के नाम पे। अच्छा। तो पनीर पे अभी तो पनीर भी 5% ड्यूटी में आता है, और पहले पनीर में 0% ड्यूटी थी। तो वो इस तरीके से निकालते थे, ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी उनको। तो उसमें भी अच्छा खासा केस हुआ था। जब आप लोग छापा मारने जाते हैं तब गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरा पावर दिया जाता है? हाँ, आप फ्री हैंड होते हैं? फ्री हैंड मतलब आप अपना काम करिए, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको जो चीज़ें चाहिए वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सर्च वारंट आपके साथ होता है, बट हरासमेंट नहीं करना है। अच्छा। मतलब आपको ये नहीं है कि मारपीट नहीं करनी है, दैट इज़ नॉट समथिंग आपको करना है। ऑफिशियली आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं। अनऑफिशियली तो चलो कभी कभी नीड पड़ जाती है ये सब करने की, बट ऑफिशियली आपको आराम से कॉर्पोरेशन के साथ, उनको भी हम यही बोलते हैं कि आपको जिसकी हेल्प चाहिए, आपको अपना सीए बुलाना है, आप बुला लीजिए, अकाउंटेंट बुलाना है, उसको बुला लीजिए, ताकि हमारे लिए भी जॉब इजी हो जाए, उनके लिए भी इजी हो जाए, हम भी अपना काम करके चले जाएं वहाँ से, उनको भी ज़्यादा हरासमेंट फील ना करना पड़े। बाकी अनऑफिशियली तो कई बार कई चीज़ें हो जाती हैं इसमें, क्या। चलिए, अब थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट देन थिंग्स। अब थोड़ा आईआरएस ऑफिसर्स के लाइफस्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आप लोग हैं, मतलब ऐसा है कि आप लोगों को 2 पासपोर्ट भी मिलते हैं, एक ऑफिशियल और एक आपका जो, तो उसको कैसे मतलब होता है?
देखिए, एक तो पर्सनल आपका पासपोर्ट होता है जो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है सब सिटीजन्स को। उसके अलावा एक वाइट पासपोर्ट होता है विच इज़ ऑफिशियल पासपोर्ट। अच्छा। वो अगर आपको ऑफिशियल विजिट पे आप जा रहे हैं फॉरेन में तब आपको मिलता है, अदरवाइज रेगुलरली आपके पास नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में 15 दिन का शेड्यूल रहता है, जिसमें हम जेनीवा में, स्विट्ज़रलैंड में हम जाते हैं एज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस में हमारी अटैचमेंट होती है। उस टाइम हमें ऑफिशियल पासपोर्ट इशू होता है। उसके अलावा उन लोगों की पोस्टिंग होती है, जैसे बोर्ड है हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, CBIC, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठता है। तो उसमें जो लोग पोस्टेड हैं या पॉलिसी विंग में जो पोस्टेड हैं, जिनको फॉरेन जाने की ज़रूरत है या कोई भी ट्रेनिंग है, उस टाइम हम लोग ऑफिशियल पासपोर्ट हमारा इशू होता है और हम लोग उसके थ्रू, वाइट पासपोर्ट जो बोलते हैं इसको, उसके थ्रू हम लोग मूव करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली अगर आपको पर्सनल विजिट पे जाना है तो आपको नॉर्मल जो आपका पासपोर्ट है वही यूज़ होगा। अच्छा, तो जब आप लोग ऑफिशियल विजिट पे जाते होंगे तो सारा गवर्नमेंट की तरफ से ही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती होगी, इवन खर्चा पानी सब कुछ? मतलब ट्रेनिंग का पार्ट है तो ट्रेनिंग में रहने का, खाने का, इट्स ऑल इंक्लूडेड इन द ट्रेनिंग पार्ट। तो जब आप लोग क्लियर करते हैं, जब आप लोग पोस्टिंग से पहले जो ट्रेनिंग होती है इंडिया में, तो सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाता है? सबसे पहले तो जैसे ही UPSC से सिलेक्शन होता है तो जितनी भी सर्विसेज हैं UPSC में, देर आर मोर देन 20 सर्विसेज। अभी तो रेलवेज को मर्ज कर दिया गया है, तो आई थिंक इट्स अराउंड 17-18 सर्विसेज। सब सर्विसेज 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है लबासना में, विच इज़ इन मसूरी। तो लबासना में 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। उसके अलावा फिर हम लोग अपनी पेरेंट ट्रेनिंग अकेडमीज में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो कस्टम्स की ट्रेनिंग है वो फरीदाबाद में होती है, नासिन में। जो पुलिस की एकेडमी है वो हैदराबाद में है, जो इनकम टैक्स की है वो नागपुर में है, रेलवेज़ की वडोदरा में भी है और देर 1-2 जगह और भी है। तो इस तरीके से हम पेरेंट अकेडमी में अपनी चले जाते हैं और वहाँ पे 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग होती है। फॉर एग्जांपल इन आर सर्विस कस्टम्स में हम लोगों को काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ में, और इवन ऑल इंडिया हम लोग घूम लेते हैं, और फॉरेन का भी एक विजिट रहता है क्योंकि हमें पोर्ट एरियाज़ में घूमना है। फॉर एग्जांपल मेरी जो कस्टम्स की अटैचमेंट हुई थी वो कांडला और मुंद्रा में हुई थी। उसके बाद हम कोस्टल गार्ड अटैचमेंट होती है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट्स के साथ होती है, NPM में फॉरेंसिक की ट्रेनिंग होती है, आर्मी अटैचमेंट होती है, हमारी CRPF की आर्मी अटैचमेंट हुई है जिसमें हमें वेपन ट्रेनिंग दी गई थी। तो हम लोग, दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। AK-47 इंसास, उसके बाद ग्लॉक पिस्टल, ये सब हम लोगों ने चलाया है, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसके अलावा भी और काफ़ी ट्रेनिंग्स होती हैं। DRI है, DGGI है, जो एजेंसीज हैं। DRI इज़ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। गोल्ड स्मगलिंग है, ड्रग स्मगलिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं अटैच, एयरपोर्ट के साथ हमारी अटैचमेंट होती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ, ऑलमोस्ट वी रोम अराउंड, सब पूरी कंट्री में हम लोग घूमते हैं ट्रेनिंग के टाइम ही। तो उसमें अलग अलग जो फील्ड फॉर्मेशन हैं उसके साथ अटैचमेंट होती है हमारी, 2 हफ्ते की, 1 महीने की। तो उसमें हम लोग लर्निंग प्रोसेस रहता है हमारा। सर्विस के दौरान अगर आपको स्टडी करना हो तो इसके लिए लीव मिलता है? हाँ, देयर इज़ अ प्रोविजन कॉल्ड EOL। अच्छा, EOL लीव लेके 2 साल की आपको मिल सकती है मैक्सिमम? हाँ, एक पूरी सर्विस में आपको 2 साल मिल सकती है EOL। अच्छा, एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव बोलते हैं वो, आप लीव ले सकते हैं स्टडीज़ के लिए। द लॉट ऑफ ऑफिसर्स जो जाते हैं फॉरेन में अपना मास्टर्स करने के लिए, कोरिया में जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में जा रहे हैं, तो वो लोग EOL लेके जाते हैं। तो 2 प्रोविज़न है जो 2 साल में आपको मैक्सिमम अपने करियर में 2 साल की लीव एप्लीकेशन मिल सकती है। इसका खर्चा अगर आप स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर है तो गवर्नमेंट करेगी, अदरवाइज अगर आप प्राइवेटली स्कॉलरशिप पे जा रहे हो तो आपको खुद से करना पड़ेगा। अच्छा, और आप लोगों की सर्विस में पेंशन का क्या है, NPS के? एक्चुअली अभी क्या है कि अर्लियर इट वाज ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें आपको जो लास्ट पेड आपको सैलरी मिली है उसका 50% आपको पेंशन मिलता था। बट आफ्टर 2004 इट्स NPS नाउ, न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो बेसिक प्लस DA है उसका 10% आपका डिडक्ट होता है एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है उसमें 14%। तो ये आपका NPS में डिपॉजिट होता रहता है। और NPS में देयर आर फंड मैनेजर्स, पेंशन फंड मैनेजर्स, डिफरेंट काइंड दैट यू कैन चूज बाय योर ओन। तो नॉर्मली जो डिफेक्टिव होते हैं लोग तो उसी में ही जाते हैं, बट मैंने जैसे चेंज करके HDFC पेंशन मैनेजमेंट में डाल रखा है, तो उसमें रिटर्न्स मिलते हैं। ऑन बेसिस ऑफ दोस रिटर्न्स आपकी लास्ट में पेंशन डिसाइड होगी NPS के थ्रू, न्यू पेंशन स्कीम के थ्रू। ये तो आप लोगों को चॉइस मिलती है ना कि आप लोग जहाँ चाहें, आप पोस्टिंग को लेकर के, जैसे कि ऐसा IAS या फिर IPS सर्विसेज में नहीं होता, लेकिन इसमें IRS में है कि आपको चॉइस दी जाती है। ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। मेजर डिफरेंस क्या है कि जो IAS IPS हैं उसमें कैडर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल UP कैडर मिल गया या पंजाब कैडर मिल गया। IRS में जोन्स होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम इन मेरठ जोन। तो मेरठ जोन में गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ एंड देहरादून उत्तराखंड एरिया आता है। तो जो चीफ कमिश्नर है हमारे मेरठ जोन के अंडर ये एरियाज आते हैं, इसमें आई कैन गेट ट्रांसफर्ड। बट द गुड पार्ट इज कि हमें परमानेंट जोन नहीं मिलता, वी कैन चेंज टू अदर जोन्स ऑल्सो। आई कैन गो टू दिल्ली जोन, आई कैन गो टू मुंबई जोन, या कोई भी डिफरेंट जोन, चंडीगढ़ जोन में जा सकता हूँ। तो वी कैन ट्रांसफर इन डिफरेंट जोन्स। दैट्स अ गुड पार्ट आई थिंक, क्योंकि एक ही आप अगर कैडर अच्छा नहीं मिला तो प्रॉब्लम होगी ना। यूपी कैडर में भी है, यूपी काफ़ी बड़ा कैडर है, उसमें दे आर रूरल एरियाज ऑल्सो, अर्बन एरियाज ऑल्सो। बट इन आर सर्विस एक तो हम लोग जोन भी, इंटर जोन ट्रांसफर भी हो जाता है, एंड द पोस्टिंग इज मेजरली इन गुड सिटीज ओनली, मेट्रो सिटीज में होती है। तो लाइफस्टाइल भी ठीक रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो आई थिंक दैट्स द पॉजिटिव पार्ट ऑफ बीइंग एन आईआरएस। मतलब ये प्रॉपर एक ऑफिशियल वर्क की तरह होता है कि आप इतने बजे जाइए, इतने बजे घर आ जाइए। अगर एक्स्ट्रा बर्डन है या एक्स्ट्रा काम है तो आपको एक्स्ट्रा भी बैठना पड़ेगा। और अगर आप प्रिवेंटिव इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में तो फिर टाइमिंग का कोई पता नहीं। आप कभी भी कुछ भी रेड मारनी है, जैसे आप बता रहे हैं, सर्च करनी है, तो कहीं भी कोई टाइमिंग का इशू नहीं है। मैं तो कई बार रात को 3-4 बजे भी वापस आया हूँ। अच्छा, सर्च जब हम लोग करते हैं तो उसमें टाइमिंग का कोई पता नहीं। इस दौरान आप लोग अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा को लेकर के भी थोड़ी सी मुस्तैद रहते हैं? देखिए, हमारी जो सर्विस है, कस्टम सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज हैं, इट्स अ यूनिफॉर्म सर्विस। तो हमारे स्टाफ में जो इंस्पेक्टर्स हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, इवन ACDC लेवल पे भी हम लोगों को यूनिफॉर्म होती है, हवलदार्स भी होते हैं। तो हम लोग अपना स्टाफ लेके जाते हैं विच इज़ इन यूनिफॉर्म। तो एक डेटरेंस इफेक्ट रहता है यूनिफॉर्म का, और सिक्योरिटी को लेके भी इशू है सच रहता नहीं है। बट अगर हम लोगों को लग रहा है कि हम ऐसी प्रीमाइसिस पे जा रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी इशू रह सकता है, तो वी कैन टेक एक्सटर्नल हेल्प, पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, CRPF CISF की हेल्प लेके हम लोग उनको भी साथ में लेके जा सकते हैं। धमकी मिलती है? धमकी भी मिलती है, मतलब होता ही है ऐसे समटाइम्स। इफ यू कुछ हाईली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस या हाईली कुछ हाई जो बिजनेसमैन हैं जो काफ़ी कनेक्टेड हैं, तो धमकी तो नहीं मैं बोलूँगा, बट इनडायरेक्टली दे से कि आप इसमें मत जाइए, उसमें मत जाइए, आप मतलब अच्छे से अपना बाकी जगह चले जाइए। धमकी तो नहीं मैं बोलूँगा, बट हाँ इस तरीके से एक मोल्ड होकर इनडायरेक्टली। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? एक इंसिडेंट हुआ है। अच्छा। जिसमें जब हमने एक प्रीमाइसिस पे सर्च किया था, तो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन ही वांटेड टू मीट मी। वो कई बार उन्होंने बोला, फिर देन आई फाइनली मेट हिम, और देन ही सेड कि आप इन प्रीमाइसिस पे मत जाइएगा। तो इस तरीके से भी होता है, बट मैं गया था उस प्रीमाइसिस पे। अच्छा। तो क्योंकि द गुड पार्ट बीइंग एन IRS इज, जो मैंने आपको बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है मोस्टली। उसके अलावा आप पॉलिटिकली मेट्रो सिटीज़ में आप पोस्टेड होते हो, एंड द गुड पार्ट इज कि आप लोकल पॉलिटिक्स से इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री, और आपका जो स्टेट लोकल पॉलिटिक्स है उससे आपका लेना देना नहीं है। तो इसकी वजह से लोकल पॉलिटिक्स में आपका क्या चल रहा है, कौन पॉलिटिशियन ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उससे आपको है सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपना इंडिपेंडेंटली ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया कि किसी के पास ब्लैक मनी है, आप लोग छापेमारी करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा तो हुआ होगा कि खरीदने की भी कोशिश की गई होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि इट्स अ रेवेन्यू सर्विसेज, तो रेवेन्यू इन्वॉल्व रहता है, काफ़ी हाई अमाउंट इन्वॉल्व रहता है। तो देर आर इंसिडेंट जिसमें लोग बोलते हैं डायरेक्टली। तो मुझे आज दिन तक किसी ने ऐसे बोला नहीं है कि आके डायरेक्टली बोला हो, बट हाँ जो लोअर स्टाफ है उनको कई बार ऐसा बोला जाता है। बट देखिए, आपको जब काम करना है, आप किसी चीज़ के लिए आए हो और आप एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो इंटीग्रिटी से, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मेरे जितने भी हम लोगों ने सर्च कंडक्ट किए हैं ऑफिशियली, अभी आई एम पोस्टेड इन डिवीजन, तो हैज सच कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है जिसमें मुझे ऐसा लगा हो कि हमने अपनी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ की है। अच्छा। तो बट लोअर स्टाफ में कई बार ऐसा होता है, ऑफर्स आते हैं। इट्स वेरी कॉमन ऑल्सो ना, इट्स अ रेवेन्यू सर्विस और रेवेन्यू इन्वॉल्व है, तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे पीछे करके चीज़ें मैनेज हो जाए। आप लोगों से लोग बना के भी रखते होंगे ऐसे? बना के मतलब होता ही है कि मतलब नहीं, मतलब एक होता है कि भाई, हाँ, हालांकि वो आप देखिए, आप तो अपनी काम ईमानदारी से करेंगे, चाहे वो कोई बना के रखे या बिगाड़ के रखे, लेकिन अगर कोई जॉब है वो करेंगे आप। अगर कोई आ रहा है आपसे अच्छे से, लेकिन जिसके मन में चोर होता है ना, वो तो यार ये कभी भी इसके हाथ मेरे गिरेबान पे आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इससे अच्छे से बना के। देखिए, हमारा तो क्या है कि अगर कोई अच्छे से आके बात कर रहा है, हम भी अच्छे से बात करेंगे, बट अगर पता चलता है उसके बारे में या कुछ चीजें सामने आती है, तो फिर तो अपना काम करेंगे, वो तो फिर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और वो अच्छे से आपसे बात कर रहा है तो आप भी अच्छे से बात करोगे उससे, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग ऐसे सर्च करने गए हो, सामने वाले को पता ना हो कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं और क्या करने आए हैं, और एक तरीके से रेकी करने
के तौर पे आप लोग गए हो? देखिए रैकी में तो हम लोग, रैकी का मेन पर्पस ही है कि वहां पता ना चले कि हम रैकी कर रहे हैं। अगर रैकी के टाइम ही पता चल गया तो फिर तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना केस। और ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम लोग कहीं सर्च मारने गए वो पता ना चला वो कौन आ गया है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम जाते हैं तो वहाँ हड़कंप मच जाता है। अच्छा, लोग भाग ही रहे होते हैं। अच्छा, तो उनको पकड़ के बिठाना जरूरी हो जाता है। कभी खुफिया तौर पे ऐसा कुछ सर्च अभियान चला हो, सर्च ऑपरेशन चला हो? कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को अपने स्टाफ को भी नहीं बताना होता है कि हम वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। और हमें लगता है कि ये खतरा है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। लेकिन हमारे केस में अगर हम सर्च कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, तो उसमें इन्फॉर्मेशन लीकेज का काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है। अच्छा, देखिए हमें तो जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट सीज करने हैं, वहाँ पे उनका जो इलीगल चीज़ें पड़ी हैं या कुछ जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं अपना केस, वो सीज करना है। और अगर किसी पार्टी को 15 मिनट पहले भी पता चल गया कि सर्च होने वाली है तो वो तो हटा देंगे चीज़ें। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन लीकेज इज़ वेरी सेंसिटिव इन आवर डिपार्टमेंट। तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंशियल हमें रख के चलना पड़ता है सीधा। इसलिए रेड का और सर्च का मतलब ही है ना कि अचानक से हुआ है। अदरवाइज अगर पता है कि आने वाले हैं फिर तो वो पूरा मैनेज करके रखेंगे ना। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। तो इसलिए हम लोगों को एक इंस्टेंट प्लान बना के और प्रॉपर तरीके से रेड करना पड़ता है। तो ये आप लोगों को जो रहने के लिए मिलता है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता होगा। तो हर एरिया में गवर्नमेंट ने अपना बनाया हुआ है या फिर आप कहीं भी रह सकते हैं, उसका जो खर्चा वर्चा होगा? देखिए ऐसा होता है कि एक तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन होता ही है, देन देयर आर क्वार्टर्स या फ्लैट्स होते हैं जो सेंट्रल पूल में भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, वहाँ भी आप रह सकते हो। मोस्टली क्या है कि अगर आप प्राइवेटली रहना चाह रहे हो, अपना खुद का फ्लैट लेके या रेंट पे रहना चाह रहे हो, तो एक HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो आपको मिल जाएगा आपकी सैलरी में ऐड करके। अच्छा, बट अगर आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हो तो फिर वो डिडक्ट हो जाता है आपकी सैलरी से। तो HRA गवर्नमेंट देती है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सिटी। सिटीज भी डिवाइड की गई हैं, सिटी A, B, C इस तरीके से। A में आपको 30% ऑफ योर बेसिक सैलरी मिलता है, अच्छा, B में 20% एंड C में 10%। तो इस बेसिक, जैसे दिल्ली कम्स अंडर A तो उसमें 30% मिलता है। राइट नाउ इन मेरठ, तो मेरठ इज अंडर B, तो B में 20% ऑफ योर बेसिक सैलरी आपको HRA मिलता है। अच्छा, तो वो आपके सैलरी में ऐड हो जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहना तो वो कट डिडक्ट हो जाएगा, नहीं रहना तो वो आपकी ऐड हो जाएगा आपकी सैलरी में। तो आप अपना प्राइवेटली भी रह सकते हैं। इसके अलावा और क्या फैसिलिटीज, जैसे गाड़ी भी मिलता होगा, ड्राइवर भी मिलते होंगे? अभी राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन डिवीजन, तो डिवीजन में फॉर द ऑफिशियल वर्क 2 गाड़ियाँ होती हैं। तो आप 2 गाड़ियाँ आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बेसिक जो घर की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, आपको गाड़ी के साथ ड्राइवर भी मिल जाता है। और ड्राइवर तो होते ही हैं, वो एक्चुअली आजकल आउटसोर्स कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे गाड़ियाँ रखी जाती हैं। अच्छा। तो उनके साथ ड्राइवर्स भी आते हैं और उनका फुल मेंटेनेंस उन्हीं पे होता है। मंथली उनको कुछ चार्जेस दे दिए जाते हैं जो फिक्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें वो अपना पेट्रोल भी मैनेज करते हैं, ड्राइवर की सैलरी एंड एवरीथिंग वो मैनेज करते हैं, और ऑफिसर वो यूज़ करता है अपने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। अच्छा। और अपना ऑफिस है, एंड देन आपको ग्रुप ए ऑफिसर है तो आपको थोड़ा प्रिविलेज है कि आपका अपना कैबिन होता है और थोड़ी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या क्या मिलती है? मेडिकल में देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ में हम लोगों को ये होता है, CGHS कार्ड मिलता है। अच्छा। जो जितने भी CGHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उसमें आप जाके अपना इलाज करवा सकते हैं और आप अपना बिल लगा सकते हैं ऑफिस में, जो रीइम्बर्स हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ऑलमोस्ट मिल ही जाती हैं। मतलब CGHS एनीवे इट्स अ वेरी डिस्काउंटेड इन वेरी डिस्काउंटेड रेट। तो उसके बाद भी जो आप CGHS में भी जो आप पैसे दे के आ रहे हैं हॉस्पिटल में, वो भी आपको रीइम्बर्स हो जाके मिल जाता है। ज़रा सा अतुल भाई ये बताइए कि जैसे कि IRS ऑफिसर, ये इस डिपार्टमेंट में 2 ग्रुप हैं, एक तो IT है और एक कस्टम है। इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या होता है? देखिए, IRS में 2 काइंड ऑफ सर्विसेज है। एक है इनकम टैक्स और एक है कस्टम GST। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स में आता है, और जो हमारा डिपार्टमेंट है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में डील करता है। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जो आपकी डायरेक्ट जो सैलरी है, जो इनकम है, उससे आपको डिडक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में GST आता है, एक्साइज आता है, कस्टम्स आता है, जो डायरेक्टली नहीं लिया जाता है किसी पर्टिकुलर, बट जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें जो टैक्स लगता है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोलते हैं। कई बार एक काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लोग बोलते हैं हम तो दोज हु आर अंडर दी इनकम, जिनकी कम इनकम है या जो थोड़ा कम सैलरी पे हैं या कम कमा रहे हैं, उनको लगता है कि हम लोग तो टैक्स देते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि इनकम टैक्स इज टैक्स,
क्योंकि डायरेक्टली इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे। बट आप अगर ये पानी की बोतल भी खरीद रहे हो, इसमें भी टैक्स है। इसमें भी आप, या चाहे आप चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, उसमें भी आप टैक्स दे रहे हो, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आता है। क्योंकि जो चिप्स का पैकेट बना रहा है उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे पहले ही एक्साइज या जीएसटी लगा हुआ है, वो हमारा डिपार्टमेंट कलेक्ट कर रहा है। तो वो ऐड करके, वो जो 1 रुपया या 2 रुपया जो भी टैक्सेशन होगा वो ऐड करके कॉस्ट में आप खरीद रहे हो, तो डायरेक्टली आप, मतलब इनडायरेक्टली आप दे रहे हो, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोला जाता है। वो कंपनी लगाया हुआ है और आपने आप पे कर रहे हो, अल्टीमेटली यू आर पेइंग। आप 10 रुपए का अगर चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो तो उसमें जो टैक्स पार्ट है वो भी तो इन्वॉल्व है, तो वो तो हम कंपनी से डायरेक्टली ले रहे हैं, बट कंपनी तो कॉस्ट में डाल के दे रही है आपको, तो आपको दे रही है, तो आप तो टैक्स दे ही रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनकम के बेसिस पे नहीं होता ये। आपकी इनकम जितनी भी है, आप भले बिलियनियर हैं या आप बिल्कुल ही अर्न नहीं करते, स्टिल आप यू आर डूइंग, कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन उसमें दे रहे हो। तो ऑल दी सिटीजन, जितने भी लोग हैं कंट्री के, वो सब इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्स में तो आपकी इनकम सोर्स हो जाता है कि आप इतने इनकम है तो इतना स्लैब में आ रहे हैं तो आपको इतना टैक्स देना है। इनडायरेक्ट तो आप सभी दे रहे हो। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मेजर ये डिफरेंस होता है। अच्छा। कस्टम्स तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उस पर इन्वॉल्व होता है। एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें स्पेसिफिक ड्यूटी होती है तो आपको वो देना पड़ता है, तो वो कस्टम्स ड्यूटी में आ जाता है। तो अच्छा ये बताइए, ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी, और ये ऐसा माना जाता है कि ये सबसे टफ एग्जाम जितने भी होते हैं दुनिया में, उसमें ये यूपीएससी एक होता है। आपके पास समय भी नहीं है क्योंकि आपको निकलना है। नहीं। तो चलिए एक सवाल और मैं कर लेता हूँ कि होता है, लेकिन आजकल इसमें भी अतुल भाई ये देखी जा रही है कि चीजें, जैसे आपने सुना होगा पूजा खेटकर को लेकर के, कि इसमें भी फर्जीवाड़ा चलना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं इसकी क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता है, वो तो खत्म हो रही है ना। देखिए अभी जो न्यूज़ में चल रहा है, एक तो मैं एक चीज़ काफ़ी क्लियर कर दूं कि जो नीट का एग्ज़ाम को एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी न्यूज़ स्टार्ट हुई थी पहले कि एग्ज़ाम लीक हो रहा है। यूपीएससी का जो अभी न्यूज़ में चल रहा है, जितने भी आपके व्यूज़ हैं मैं उनको बता दूं कि एग्ज़ाम लीक से रिलेटेड कुछ नहीं है। यूपीएससी में आज दिन तक कोई एग्ज़ाम लीक हुआ नहीं है, एंड होपफुली आगे होगा भी नहीं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी यूपीएससी की इज़ एट टॉप। यहाँ पे क्या हुआ है इन दिस पर्टिकुलर केस जिसका आप नाम ले रहे हो, उन्होंने सर्टिफिकेट फेक बनवाए थे। अच्छा। जिसमें उनका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट फेक था, और उसकी वजह से उनका, क्योंकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाता है, तो जो पीएच कैटेगरी है उनका थोड़ा और कम जाता है, तो उन लोग उस फेक सर्टिफिकेट का यूज़ करके यूपीएससी क्वालिफाई किया। यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ है, या यूपीएससी की कोई किसी भी प्रोसेस में या किसी भी स्टेज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेके। इट जस्ट जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, जो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते हो, उसमें पूछा जाता है आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, या आपकी क्या आप पीएच कैटेगरी में आते हो कि नहीं, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आप आते हो, उस टाइम आप फिल करते हो येस और नो। उसमें जब आप फिल करते हो तो लास्ट में प्रीलिम्स होने के बाद, मेंस होने के बाद, इंटरव्यू के टाइम आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई के टाइम जो वहाँ पे लोग होते हैं, जो डोलपुर हाउस है यूपीएससी की बिल्डिंग, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, और उस टाइम देखा जाता है कि आप डिसेबल हैं कि नहीं, या उसमें भी वेरीफाई नहीं किया जाता। इट जस्ट आपका सर्टिफिकेट देखा जाता है कि तहसीलदार ने जो सर्टिफिकेट इशू किया है वो है कि नहीं। उसमें कोई फिजिकल या ऐसा कोई टेस्ट होता नहीं है, मेडिकल टेस्ट होता है इंटरव्यू के बाद। तो यहाँ पे कोई एग्जाम लीक नहीं हुआ है। मतलब कई लोग सोच रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं एनटीए के साथ या इस तरीके से। यूपीएससी में कोई एग्जाम लीक नहीं हुआ, इट जस्ट डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे एक लूप होल मान लीजिए, या एक जो ग्रे एरिया था उसका कुछ कैंडिडेट्स ने यूज़ कर लिया, और उसकी वजह से दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। और उसमें क्या है कि आप पीएच कैटेगरी लगा रहे हैं या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो कट ऑफ नीचे जाएगा, देयर हाई चांसेस कि आप सेलेक्ट हो जाए। मतलब अगर इस तरीके से बात की जाए तो वो किया गया एक ग्रे एरिया, जो जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, उसमें जब स्टार्टिंग में आया था तो एक ग्रे एरिया था, लोगों ने बनवा लिया। तो अगर प्रॉपर इनके डॉक्यूमेंटेशन का वेरीफाई हो तो शायद 1-2 केस और निकल जाए ऐसे। तो उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन बेसिस पे, डॉक्यूमेंटेशन स्टेज पे एक लैक आया है यूपीएससी में, जो दिख रहा है कि उसको थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए, वेरिफिकेशन और अच्छा होना चाहिए। बट आप देखिए ना, ये जो सर्टिफिकेट हैं, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, या ये जो मेडिकल से पीएच के सर्टिफिकेट, वो तो यूपीएससी नहीं बनवा रहा ना, वो तो तहसीलदार लेवल पे हो रहे हैं या हॉस्पिटल लेवल पे हो रहे हैं। तो यूपीएससी तो वो तहसीलदार के सर्टिफिकेट पे डिपेंड होके का नाम, ही इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस पर भी तो डिपेंड कर रहे हैं ना। तो किसको सवाल उठना चाहिए, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए? ऑब्वियसली यूपीएससी इज आंसरेबल कि आपने डॉक्यूमेंटेशन क्यों प्रॉपर वेरीफाई नहीं किया, बट वो तहसीलदार जिसने बनाया, ही इज ऑल्सो लायबल कि आपने गलत सर्टिफिकेट क्यों बनाया, या जो जिसने पीएच
सर्टिफिकेट इशू किया है या जिसने EWS सर्टिफिकेट बनवाए हैं, जो ग्रे एरिया एक रह गया है, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई स्टेज पे, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन स्टेज पे एक लैक आया है। एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं है, एग्ज़ाम कोई लीक नहीं हुआ है, किसी भी स्टेज में कोई इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। ये जो इस लेवल का एक डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन लेवल के जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर लिया जाए तो आई थिंक कुछ इशू है। हम भी यही चाहेंगे कि ये जितने भी ये जो भी लो पॉइंट आपने बताई है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर एक विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो जाता है। ये हो भी रहे हाँ, क्योंकि तो हमारे साथ अतुल भाई थे, इनके पास चूंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, कहीं इन्हें जाना है मीटिंग के लिए, हमसे बातचीत की। अतुल भाई, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई IRS जो ये सर्विस से रिलेटेड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आएँ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।